किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे खेत के रक्षक कौन होते हैं। हमारे खेत को बचाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा योगदान किन का होता है, और यदि हम इनको बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा कितना बड़ा फायदा हो सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे पता भी है कि आप सभी किसान साथी लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग करता आ रहे हैं। डीएपी, यूरिया, पोटास, सल्फर, जिंक, ये सब चीज़ आप अपने खेत में प्रयोग करते हैं। फिर भी काफ़ी किसानों के मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं कि हमारी खाद जो डाली थी उसका रिजल्ट नहीं आया। कई किसान जो कचरा ज़मीन में लड़ा रहे हैं वो कहते हैं हमारे कचरे का रिजल्ट नहीं आया, हमने गलाया था, फसल कमज़ोर हुई। कुछ किसान साथी कहते हैं हमारे ज़मीनों में पानी भरा हो गया। मतलब अनेक समस्याएं किसानों के सामने आ रही है। ये क्यों आ रही हैं, मैं सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, और आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो सीक्रेट प्लान बताने जा रहा हूँ, जिसका प्रयोग करके आप अपने खेत को सुरक्षित बचा सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ जानकारी एक एक सटीक दी जा रही है। खेती किसानी के अंदर खर्चा बचाने, जमीन को बचाने और किसान को लाभ पहुंचाने के काम किए जा रहे हैं। हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन पर अनेक वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप इनके साथ जुड़ भी सकते हैं, सब्सक्राइब करके इन बातों का फायदा उठा सकते हैं और किसानों तक पहुंचा सकते हैं। शुरुआत के अंदर जो हमारी रासायनिक खादें आई, पहले गुआरिया वगैरह जो खाद आती थी, उसके बाद डीएपी आई, यूरिया आई, सल्फर आई, पोटास आई। ये क्यों आई? इनका आने का कारण ये था कि हमारे देश के अंदर अनाज का प्रोडक्शन बहुत कम था, और यदि हम इन खादों का प्रयोग करेंगे, समय पर जमीन के अंदर उगाई जाने वाली फसल को पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। ये जो हरित क्रांति आई, इससे काफ़ी बड़ा फायदा हुआ। परंतु ये फायदा होने का कारण क्या था, और अब वो फायदा क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों। हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने हमारी ज़मीन को सुरक्षित रूप से बचा करके, ज़मीन के रक्षक जितने भी होते हैं उनको हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में ज़मीन के अंदर छोड़ने का काम किया। हमने उन्हीं रक्षकों का इस्तेमाल करके हमारी पैदावार बढ़ाई। आप चाहे डीएपी डाल लें, चाहे सुपर डाल लें, चाहे सल्फर डाल लें, चाहे कचरा मिला लें, जो कुछ भी करना है कर लें, परंतु जब तक हमारे रक्षक जमीन में नहीं होंगे तब तक हमें इन चीज़ों का फायदा पूरा नहीं मिलेगा। वो रक्षक कौन होते हैं? वो होते हैं जमीन के बैक्टीरिया। आज पौधों की जड़ों में अनेक प्रकार के रोग आ रहे हैं, फसलें कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। वो क्यों आ रहे हैं साथियों? कुछ बैक्टीरिया मांसाहारी होते हैं और कुछ होते हैं शाकाहारी। जो शाकाहारी बैक्टीरिया है वो जमीन का कचरा, यानी जिसको हम कार्बन बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, उसको वो खाते हैं और खाद में तब्दील करते हैं। जो ही हम डीएपी, यूरिया, पोटास, सल्फर डालते हैं, उनकी फॉर्म बदल करके वो जमीन को, पौधे को उपलब्ध कराते हैं। जिस तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने घर में दूध निकालते हैं, पूरा सुन लीजिए, और दूध को गर्म करके शाम को एक बिलोने में रख देते हैं, और उसको दही जमाने के लिए, सुबह घी निकालने के लिए थोड़ा सा उसमें लस्सी, छाछ या दही जरूर डालते हैं। वो क्यों डालते हैं भाई? नहीं डालोगे तो वो फट जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। वो डाल दोगे तो क्या होगा? वो आप दही नहीं डाल रहे हैं, वो आप छाछ नहीं डाल रहे हैं, वो आप बैक्टीरिया डाल रहे हैं। और जो ही आपने वो बैक्टीरिया डाला, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और दूध का दही बना दिया। इसी प्रकार जो ही आपने यूरिया, डीएपी, जो भी आपकी जमीन में आपने डाला, बैक्टीरिया ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया और उसकी फॉर्म बदल करके पौधे तक पहुंचाने का काम शुरू किया। एक बैक्टीरिया जो मांसाहारी होता है,
जो हम मित्र फंगस बोलते हैं, जिसका नाम ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, जो नाम हमारे वैज्ञानिकों ने रख रखे हैं। पीएसबी एक्जोबैक्टर है, ये जीवाणु जो खाद को फॉर्म बदल के पौधे को उपलब्ध कराते हैं, इनके हमारे वैज्ञानिकों ने नाम रख रखे हैं। ये जो एक प्रकार की बैक्टीरिया रूपी फंगस होती है, ये मांसाहारी होती है और ये हानिकारक फंगस को लगातार खाती रहती है। जो पौधे की जड़ को खाने वाली फंगस है उसको खाती रहती है। यदि आपके खेत में आपकी मित्र फंगस की कमी आ जाएगी तो हानि पहुंचाने वाली फंगस ज़्यादा आ जाएगी, और ज़्यादा आ जाएगी तो आपके पौधों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। आप दवा पर दवा डालिए, दवा पर दवा डालिए, परंतु वह फंगस मरने का नाम नहीं लेती। जिस तरह से दीमक कभी नहीं मरती, ज़मीन में नीचे चली जाती है, और दीमक के अंदर भी एक ऐसा फार्मूला है, मैं वीडियो में बताऊंगा, मरती कभी नहीं है। ये एक रोचक जानकारी है। आपने दवाई डाल दी है, सोच लिया दीमक मर गई, नहीं मरती। निमाटोड, यही हालत निमाटोड की है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले और फसल को फायदा पहुंचाने वाले हजारों प्रकार के निमाटोड जमीन में है। एक मुट्ठी यदि मिट्टी लोगे, एक मुट्ठी मिट्टी लोगे तो अरबों प्रकार के बैक्टीरिया आपके हाथ में आएंगे, और इन बैक्टीरिया को आपने धीरे 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 करके समाप्त करने का काम किया। जिस खेत में बैक्टीरिया नहीं होंगे वो खेत बंजर हो जाएगा। और उदाहरण के तौर पर बता दूं, हमारे चूल्हे की जो राख होती है, राख, बूढ़े बुजुर्ग मूंग मोट के अंदर राख डालते थे तो कभी भी उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ता था। राख के अंदर बैक्टीरिया कभी भी जिंदा नहीं रह सकता, तो राख के अंदर कोई पौधा भी नहीं उग सकता। साथियों, मैंने अनेक घोल बनाने का तरीका हमारे इस चैनल पर बताया है। मैंने एक बैक्टीरिया की फैक्ट्री के बारे में भी जानकारी दी है। क्या बाजार से जो बैक्टीरिया खरीद रहे हैं, चाहे पीएसबी है, चाहे एक्जोबैक्टर है, चाहे राइजोबियम है, चाहे सुडोमोनास है, चाहे ट्राइकोडर्मा है, मैं नहीं रोकता, खरीदिए, जिसके पास पैसे हैं वो खरीदेगा। परंतु मैं एक बात जरूर कहता हूं, आपके घर में पशु है, आपके घर में गुड़ है, आपके घर में छाछ है, आपके घर में गोबर और पेशाब है, तो फिर आपके घर में जो बैक्टीरिया की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को खेत में ले जाइए। आपकी जमीन हार्ड होती जा रही है। हार्ड जमीन के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकती। आपकी जमीन की नमी घटती जा रही है, नमी घटती जाएगी, हीट तापमान बढ़ेगा और बैक्टीरिया मरेंगे, जिंदा नहीं रह सकती। डीएपी, यूरिया, फास्फ, जितना भी आप रासायनिक खाद डाल रहे हो, इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप खेत में डाल रहे हो तो उनका प्रभाव नेगेटिव होगा और आपके बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकती। खारा पानी यदि जमीन में ज़्यादा लगा रहे हो तो सोडियम की मात्रा ज़्यादा बनेगी, तो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकती और इन बैक्टीरियों की संख्या लगातार घटेगी। इस घटती हुई संख्या को पूरा करने के लिए आप अपने घर की फैक्ट्री को खेत में ले जा सकते हैं और अपने ज़मीन के रक्षक तैयार कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जो मैं घोल बता रहा हूँ, लगातार पिछले वीडियो भी मैंने 2-3 यूरिया डीएपी के बारे में मेरी वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे इस चैनल के ऊपर वो वीडियो देख सकते हैं। इस घोल का इस्तेमाल, जो बैक्टीरियल घोल है, इसका इस्तेमाल दिन ढलने के बाद और नमी वाली ज़मीन में करें। यदि बिना नमी की ज़मीन में और दोपहर में इसका इस्तेमाल करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा। अनेक जानकारियां जो मैं दे रहा हूं वो समझनी जरूरी है। यदि आप अपने खेत के रक्षक बैक्टीरिया को पूरा करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे तो आपका 33% तक का खर्चा बच जाएगा। जमीन में रोग कम आएंगे, उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, कचरा जल्दी गलेगा, अनेक प्रकार के जीव आपके खेत के अंदर पैदा होंगे और आपके खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएंगे। मैं बार बार किसानों से आग्रह कर रहा हूं कि जो किसान साथी इन बातों के बारे में जानना चाहता है, वो सीखने की कोशिश करना चाहता है, नई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो इस किसानी रूपी जागरूकता रूप मिशन चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको इन बातों की जानकारी मिले। बैक्टीरिया बचाओ आंदोलन चला लो, बैक्टीरिया बचाओ आंदोलन चला लो ताकि ज़मीन को बचाया जा सके।
यदि आप ये काम नहीं करोगे तो धीरे धीरे ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, उत्पादन क्षमता घट जाएंगी। हमारे बुजुर्गों ने जो ज़मीन हमें दी उनमें बहुत भारी बैक्टीरिया थे। उन सभी बैक्टीरिया ने हमारे लिए काम किया और जो भी खाद हमने डाली उसका रिजल्ट हमें भरपूर दिया। आज वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी ज़मीन में बैक्टीरिया कम होते जा रहे हैं, जड़ों की बीमारी और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति घटने से हमें नुकसान हो रहा है। मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई, आप इन पर विचार करिए, हर किसान तक शेयर करिए और उन्हें जगाने और इन बातों की जानकारी देने का काम करिए। जय हिंद।